शिफाली और प्रमोद को आज कोर्ट से तलाक के कागज मिल गए थे। लंबी प्रक्रिया के बाद आज कुछ सुकून मिला। शिफाली और प्रमोद तथा उनके परिजन साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी जदोजहद के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही बीत गए। शिफाली के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी प्रमोद के घर से लेना था, और प्रमोद के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो उसने शिफाली से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि प्रमोद शिफाली को 10 लाख रुपए की राशि एकमुश्त देगा। शिफाली और प्रमोद दोनों एक ही ऑटो में बैठकर प्रमोद के घर आए। आज ठीक 4 साल बाद आखिरी बार ससुराल जा रही थी शिफाली। अब वह कभी इन रास्तों से इस घर तक नहीं आएगी। यह बात भी उसे कचोट रही थी कि जहां वह 4 साल तक रही, आज उस घर से उसका नाता टूट गया है। वह दहेज के सामान की लिस्ट लेकर आई थी, क्योंकि सामान की निशानदेही तो उसे ही करनी थी। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, प्रमोद, शिफाली और उसकी माँ। प्रमोद यहाँ अकेला ही रहता था क्योंकि उसके पेरेंट्स गांव में ही रहते थे। शिफाली और प्रमोद की इकलौती 5 साल की बेटी, जो कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक शिफाली के पास ही रहेगी। प्रमोद महीने में एक बार उसे मिल सकता है। घर में घुसते ही पुरानी यादें ताजी हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था शिफाली ने इसे। एक एक चीज में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से उसने धीरे धीरे बनते घरौदे को पूरा होते देखा था। यह उसका सपनों का घर था। कितनी शिद्दत से प्रमोद ने उसके सपने को पूरे किए थे। प्रमोद थका हारा सा सोफे पर पसर गया और शिफाली से बोला, ले लो जो कुछ भी तुम्हें लेना है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। शिफाली बड़े गौर से प्रमोद को देखा और सोचने लगी, 4 साल में कितना बदल गया है प्रमोद। उसके बालों में अब हल्की हल्की सफेदी झांकने लगी थी। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। शिफाली स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहां उसके दहेज का सामान पड़ा था। कितना था उसका सामान? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बह गया था प्रमोद। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस तभी वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर प्रमोद के भाई भाभी और उधर शिफाली की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और आखिर तलाक हो गया। न शिफाली लौटी और न ही प्रमोद लेने गया। शिफाली की माँ, जो उसके साथ ही गई थी, बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया मीगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। शिफाली को न जाने क्यों प्रमोद को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। शिफाली ने सिर्फ अपना सामान लिया, प्रमोद के सामान को छुआ तक नहीं। फिर शिफाली ने प्रमोद को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। प्रमोद ने बैग वापस शिफाली को ही दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख रुपए से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई शिफाली। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर शिफाली की मां ने नाक भौं चढ़ा दी। मुझे नहीं चाहिए, वो 10 लाख रुपए भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर प्रमोद सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही, शिफाली ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर प्रमोद ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। शिफाली की मां गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। शिफाली को मौका मिल गया। वो प्रमोद के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। शिफाली ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा, न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। मगर वह ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक प्रमोद? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर भी तो आ सकते थे।
मेरी हिम्मत नहीं हुई थी आने की। शिफाली की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुन लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। शेफाली के भीतर भी कुछ टूट रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और प्रमोद ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब ये पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। प्रमोद बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कभी कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वह प्रमोद से लिपटकर मुस्करा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। शेफाली सुनसी बैठी थी। प्रमोद गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक प्रमोद कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। शेफाली ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई प्रमोद से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी शेफाली की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। ध्यान से सुन लो बुआ। वह व्यक्ति तुम्हारा भाई हो सकता है, मेरा पिता या मेरी माँ का पति नहीं। मेरे लिए माँ भी वही थी और पिता भी। मेरी माँ का श्रृंगार एक माँ की भांति ही होना चाहिए। जिस व्यक्ति का माँ के जीवन काल में उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा, उसका मृत्यु के बाद उनसे कैसा रिश्ता। देखो, माधवी की अंतिम विदाई है। इसे दुल्हन की तरह सजाओ। सुहागिन आज सुहागिन दिखनी भी चाहिए। अभी मैं आदेश दे ही रही थी कि मयंक बोल उठा, ये मेरी माँ है, इनको माँ की तरह सजाओ, सुहागिन अथवा दुल्हन की तरह नहीं। ये किसी की सुहागिन नहीं, दुल्हन नहीं है। अपने पिता के जीवित होने पर भी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? माधवी का पति जीवित है, वह सुहागिन है। उसे अंतिम विदाई उसी तरह दी जानी चाहिए। कहते हुए मैंने जब उसे बाहर जाने के लिए कहा तो वह बिफर गया। किसकी सुहागिन? कैसी सुहागिन? कैसा पति? वह पति जिसने पार नारी के कारण उसे परित्यक्ता का जीवन जीने को बाध्य किया। कौन पति? जिसने अपने होते हुए पत्नी को विधवा बना डाला। ध्यान से सुन लो बुआ, वह व्यक्ति तुम्हारा भाई हो सकता है, मेरा पिता या मेरी माँ का पति नहीं। मेरे लिए माँ भी वही थी और पिता भी। मेरी माँ का श्रृंगार एक माँ की भांति ही होना चाहिए। जिस व्यक्ति का माँ के जीवन काल में उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा, उसका मृत्यु के बाद उनसे कैसा रिश्ता। वह अपनी री में बोलता जा रहा था और मैं उसकी बातों को सुनकर 25 वर्ष पूर्व की दुनिया में जा पहुंची। अब से लगभग 25 वर्ष पूर्व साधारण शक्ल सूरत लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी माधवी के घर में बहू बनकर आने पर सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अपने व्यवहार से थोड़े ही दिनों में उसने सबका दिल जीत लिया और ननद, देवर और सास ससुर सबकी जरूरत बन गई। यदि किसी का दिल वह नहीं जीत पाई तो वह था सुदेश। सुदेश मेरा भाई और उसका पति। इस घर में उसका सर्वे सर्वा, जिसके भरोसे वह ब्याह कर इस घर में आई थी। एक अय्याश चरित्रहीन व्यक्ति जिसने नारी को मात्र एक शरीर समझा, कभी उसकी भावनाओं व प्यार को समझने का प्रयास ही नहीं किया। माधवी का प्यार व समर्पण उसे माधवी की कमजोरी प्रतीत होता और उस पर अत्याचार करना अपना अधिकार। सुदेश की हरकतों, आदतों और उससे शादी के लिए उसने कभी हमें दोषी नहीं माना। वह अपने इस विश्वास पर अडिग रही कि प्यार व समर्पण पत्थर को भी पिघला देता है। फिर सुदेश तो इंसान है जिसमें कहीं न कहीं भावनात्मक अंश अवश्य होगा, लेकिन जब सामने वाला न सुधरने की जिद लेकर बैठा हो तो कोई क्या करे।
मयंक के जन्म पर सभी को पुनः यह आशा बंधी कि शायद बच्चे का मुंह देखकर सुदेश अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। लेकिन अफसोस, कुत्ते की दुम की तरह न केवल सुदेश का व्यवहार अपरिवर्तनीय रहा, बल्कि ये सोचकर कि एक बच्चे की मां माधवी अब कहाँ जाएगी, वह और भी लापरवाह हो गया। एक दिन जब वह दौरे पर बंबई गया तो वापस आया उसका पत्र, जिसमें उसने माधवी से तलाक अथवा दूसरी शादी की इजाजत के बारे में लिखा था। उस स्थिति में यदि माधवी चाहती तो सुदेश को तलाक देकर अपने अन्य सभी दायित्व से मुक्ति पा सकती थी, लेकिन नहीं। उसने तलाकशुदा की जिंदगी स्वीकार करने की जगह सुदेश को दूसरी शादी की इजाजत देकर त्याग का परिचय दिया। साथ ही व्यक्तित्व की सुदृढ़ता दिखाते हुए सुदेश के समस्त दायित्वों को अपना कर्तव्य मान लिया। उसका विश्वास था कि जिसे प्यार व समर्पण न बांध सका, उसे जोर जबरदस्ती से बांधने से कोई लाभ नहीं। यह टूटी तो जरूर, लेकिन जल्द ही संभल कर एक सुदृढ़ नारी के रूप में सामने आई। देखकर लगा जैसे 26-27 की उम्र में ही वह परिपक्व हो गई है। 1 साल की मयंक व बूढ़े सास ससुर के साथ उसने पुनः अपना जीवन संघर्ष शुरू किया। सुदेश बीच बीच में माता पिता से मिलने आता रहता, लेकिन ना तो उसने माधवी से मिलने का प्रयास किया और ना ही माधवी ने उसे प्रेरित किया। मम्मी पापा से ही पता चला कि उसने दूसरी पत्नी से तलाक ले लिया है। वास्तव में वह बहता पानी था जिसे कोई भी बांध नहीं पाया। जब तक मम्मी पापा रहे, सुदेश की सूचना मिलती रही। पता चला कि वह कपड़े की तरह औरतें बदल रहा है। मालूम नहीं वह क्या तलाश रहा था, शायद माधवी सा समर्पण अथवा चरित्र की सुदृढ़ता। लेकिन वापस आने का साहस ना तो वह कर सका और ना माधवी ने ही उसे प्रेरित किया। शायद वक्त के थपेड़ों ने उसे सीधा कर दिया था, और वह सत्य जिसे वह माधवी के जीते जी स्वीकार करने को तैयार नहीं था, उसकी मृत्यु पर उसे खींच लाया। इसीलिए माधवी की मृत्यु की सूचना किसी मित्र के माध्यम से मिलते ही वह चला आया। उसे देखने के बाद उसके जीवित होने पर माधवी की दुल्हन की तरह सजाने का प्रसंग उठ खड़ा हुआ। लेकिन शायद मयंक ठीक ही कह रहा है, माधवी को एक माँ व नारी के रूप में ही सजाना ठीक है। जिसे जीते जी सुहागिन का सुख न मिला हो, उसे अब वह देने से क्या लाभ। इससे पहले कि मैं मयंक के निर्णय पर स्वीकृति की मुहर लगाती, मयंक ने मुझे झकझोरते हुए कहा, बुआ तुम माँ को मेरी माँ के रूप में सजाओ, उसकी चिता को अग्नि उसका बेटा देगा, नामधारी पति नहीं। इस आदमी को यहाँ से जाने के लिए कह दो, मेरा व मेरी माँ का इससे कोई संबंध नहीं। अपने ही कर्मों के हाथों असहाय सुदेश में मयंक की बात को काटने का साहस शायद बाकी नहीं था, इसलिए बाहर वालों की तरह मूक रहा। माधवी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित हो वापस चला गया, जो वास्तव में एक माँ की अंतिम यात्रा थी, किसी सुहागिन की नहीं। तो दोस्तों, मयंक ने जो निर्णय लिया, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।